हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारे इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर हुआ था मैथ्स का, उसके जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखेंगे आज के वीडियो में। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका पार्ट 1 है 12, 15 और 21 का एलसीएम, मतलब 12, 15 एंड 21 का एलसीएम फाइंड आउट करना था अपने को। तो देखिए, जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उसको आप एग्ज़ाम में कैसे डील करोगे, कैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है। एलसीएम के बारे में हमारी जो क्लास हुई थी उसमें और अपने नोट्स के माध्यम से आपको हमने बताया था कि जो एलसीएम होता है वो आपकी दी गई तीन जितनी भी संख्या है जिनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है उनसे बड़ी संख्या होती है, और उसमें उन तीन जितनी भी है, जैसे कि यहाँ पर तीन संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो इन तीनों से कोई बड़ी संख्या होगी और इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो 12, 15 और 21, तीन पहला ऑप्शन है 3, तो ये तो इनसे बड़ा है नहीं, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये जो है 5, तो ये वाला भी इनसे बड़ा नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन बचते हैं ये 2। ठीक है, तरीके से कैसे निकालते वो भी बताएंगे और ऑप्शंस के लिए आप कैसे करोगे तो वो वाला भी बता देंगे। अब आपको अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली देख सकते हो कि इन दोनों में से पूर्णतः विभाजित कौन सी होती है, जो होगी वही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आप यहाँ से अगर 12 का भाग देते हैं 420 में, तो 12 से विभाजित करते हो तो 3 बार 36 आते हैं, फिर बच गए 6 और 0, तो 12 पंजे 60, तो 35 बार 12 का भाग चला जाता है। 15 का भाग दोगे तो 15 2 30, 2 बार 30, बच गए 12 और 0, तो 15 का फाड़ा वापस बोलोगे तो 8 बार 28 बार इससे भी चला जाता है, और इससे 2 21 दोनों 42 और साथ में 0, तो 20 बार। तो इन तीनों का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो आप इस तरीके से इजीली थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया ट्रिक अपनी, कि ट्रिक से कैसे निकालोगे और तरीके से निकालोगे। तो देखो, सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखोगे, 2 का भाग दोगे 6, फिर 2 का भाग दोगे तो 3, तो आप 12 को लिख दोगे 2 की पावर 2 गुना 3। फिर आप 15 के लिए निकालोगे तो 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा और 5, तो आप इसे लिखोगे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। फिर 21 के भाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 3 × 7, तो दोनों की 1 पावर। एलसीएम जब निकालना होता है आपको, तो आप देखते हो कि यहाँ पर जो पार्ट कॉमन है, यहाँ पर और यहाँ पर जो कॉमन पार्ट है उसकी तो अधिकतम घात, तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये 3 आ गया। फिर जो बच जाते हैं इनके अलावा उनको भी लिखते हैं, तो 2 की घात 2 बचा इसमें, तो 2 की घात 4, यहाँ से 5 की घात 1 और यहाँ से 7 की घात 1। तो अब आप इनका अगर मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए, यहाँ पर 5 चौका 20 होते हैं और 7 या 21, तो 21 गुणा 20, तो देख लीजिए यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये तो हो गया अपना बड़ा तरीका, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना है, बाकी आपको ट्रिक वाला मेथड ही अपनाना और डायरेक्ट आंसर निकाल लेना है। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। फिर सेकंड वाले में देखिए, आपको बताया गया है x² - 2x - 8 के शून्यक है। तो देखिए, पहले ट्रिक बता देता हूँ फिर तरीका बताऊँगा। ट्रिक अपनी होती है कि इस x² का जो गुणनखंड है वो है 1, ठीक है, और अपना कॉन्स्टेंट है वो है -8, तो इन दोनों का गुणा कर दो तो आप देखोगे कि -8 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब अपने ऑप्शंस पे आ जाओ। तो देखो, जो भी ऑप्शंस है उन ऑप्शंस में से जिन का मल्टीप्लाई मतलब 8 आ रहा है, एक बार साइन को नहीं ले रहे अपन, 8 आ रहा है, उनको ऑप्शंस तो अपने ऑप्शंस हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो देखिए, किस इसका 4 2 8 होता है, इसका 4 2 8 होता है, इसका 2 2 4, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। इसका 4 चौक 16 होता है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो अपने पास अब 2 ऑप्शंस आ गए, इन दोनों में से आंसर होगा। अब हमारा इनका मल्टीप्लाई आया -8, ठीक है। तो अब देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 आ रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि 4 और 2 में से -4 ले या फिर -2 ले। तो इसका डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है कि ये देखना है अपना मिड टर्म, बीच वाला पद जो अक्स का गुणांक है। तो यहाँ पर जो अक्स का गुणांक है वो है -2, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करने हैं कि जो 4 और 2 है, इन दोनों में से -2 कब आएगा, जब इसको माइनस लेंगे और इसको प्लस लेंगे तब आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये तो हो गए इसके टुकड़े, इस बीच वाले पद के ये टुकड़े हैं, और हमेशा जो अपना अक्स का मान है वो इन टुकड़ों के विपरीत चिन्ह के साथ आता है। तो अक्स की जो वैल्यू है -4, अगर टुकड़ा आया तो +4 आएगा, और अक्स की वैल्यू अगर +2 टुकड़ा आया है तो अक्स की वैल्यू -2 आएगा। तो 4 और -2, ये वाला ऑप्शन नंबर ब अपना आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो होती है अपनी ट्रिक, और ट्रिक के अलावा पर कैसे मेथड से करेंगे तो वो हो गया अपना, जैसे x² - 2x - 8 है, तो इसके टुकड़े करने हैं। तो x² एज इट इज़, यहाँ पर अगर मैं -4x और +2x
माइनस के 8 लिखता हूँ तो अपनी वही इक्वेशन बनती है। शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 आ जाएगा बराबर में 0। यहाँ इन दोनों टर्म्स में से x माइनस 4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से x प्लस 2 बच जाएगा तो बराबर में 0। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है तो या तो ये वाली टर्म 0 है, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, इसको 0 के बराबर करेंगे और x की वैल्यू -2 आएगी। तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अगर अपना 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये मेथड अपनाना है, अदरवाइज ये ट्रिक अपनानी है। इसका मल्टीप्लाई करना है, -8 ऑप्शंस मिला लो, जिसमें -8 आ रहा है वो वाले ऑप्शन हो सकते हैं। इन दोनों में आ नहीं रहा था तो ये ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, बचते हैं ये वाले ऑप्शन। फिर आपको देखना है कि इसके टुकड़े क्या होंगे, तो इसके टुकड़े ये होंगे और आपका आंसर है इन टुकड़ों के विपरीत चिन्ह के साथ आएगा। अगर -4 टुकड़ा है तो +4 आंसर आएगा, +2 है तो -2 आंसर आएगा। तो ये होगी अपनी ट्रिक। तो इजीली आप इस ट्रिक के माध्यम से बोर्ड एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ये अपनी ट्रिक हो गई। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 4 तथा x माइनस का y बराबर 2 का हल। जब समीकरणों का डायरेक्ट हमें हल निकालना होता है तो हमारे कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को अपन किस विधि से सोल्व करें। यहाँ पर आपको विधि का नाम नहीं दिया गया है कि आप विस्थापन विधि अपनाओगे या फिर प्रतिस्थापन विधि अपनाओगे या फिर दूसरी विधि से, विलोपन विधि से करोगे। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन इजीली किससे करते हैं। तो जब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपके जो चर है वेरिएबल x और y, इन दोनों के गुणांक बराबर है। इस x का गुणांक भी 1 है और y का गुणांक इसका प्लस है कि इसका माइनस 1 है। तो अपन अगर गुणांक बराबर कर देते हैं तो घटा करके अपन विलोपन विधि अपनाते हैं, विलोपित हो जाता है वो। तो इस इक्वेशन में से इसको घटाएंगे तो डायरेक्ट x में से x गया तो 0, इसमें से ये वाला घटाते हो तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन घटा रहे अपन तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये पहले से प्लस है तो प्लस का 2y बराबर, घटा रहे हैं तो 4 में से 2 जाएगा तो प्लस के 2। तो यहाँ से देखो अब ये वाला तो 0 है, इससे ये कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, और इस y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो यहाँ पर -1 आएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ेगा तो 3। तो x की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू 1 आई है, तो 3 और 1, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका हल निकाल सकते थे आसानी से, ऑप्शन नंबर ये वाला। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। तो देखो मूलों के लिए आपको बताया डी की जो मान होता है वो होता है b² - 4ac। a b c क्या होते हैं, हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद है वो c होता है। ठीक है, अब ये जो d है वो 3 तरीके का होता है, या तो ये 0 आ सकता है, या ये पॉजिटिव आ सकता है, या ये नेगेटिव। मतलब या तो डी की वैल्यू है वो कोई ऋणात्मक संख्या आएगी या कोई धनात्मक संख्या आएगी या फिर 0 आएगा। अब इन तीनों मान के आधार पर इसकी प्रकृति निर्धारित होती है द्विघात समीकरण की। अगर ऋणात्मक मान आता है डी का तो अपन बोलते हैं कि जो अपने मूल होंगे वो अवास्तविक होंगे, अवास्तविक। ठीक है, और अगर मूल है जो डी है वो प्लस आता है तो इसके मूल है वो वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक मूल होते हैं। तथा इसका जो डी है उसकी वैल्यू 0 आती है तो अपन बोलते हैं कि मूल है वो वास्तविक होंगे और एक समान होंगे, एक समान। और इस वाले में होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अब अपन डी, हमें तो सिर्फ मूलों की प्रकृति पूछी है तो अपन डी निकाल लेते हैं। अब डी नेगेटिव आएगा तो बोल देंगे अवास्तविक होंगे, मतलब कोई मूल नहीं होगा। वास्तविक होंगे या पॉजिटिव आएगा तो वास्तविक और भिन्न, 0 आएगा तो वास्तविक और एक समान। तो देखो यहाँ से डी निकालते हैं। तो सबसे पहले ABC की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से x² का गुणांक 2 है तो a 2 हो गया, x का गुणांक 1 है तो b का मान 1 हो गया, और जो c है वो 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब d निकाल लेते हैं। तो d का फॉर्मूला b² - 4ac। तो यहाँ पर आप b² मतलब 1 माइनस 4 का 4, 1 का मतलब 2 और c का मतलब 4। तो देखिए 1 माइनस 4 चौक 16, 16 दूआ 32। तो आप देख रहे हो 1 माइनस 32 मतलब -31। तो बताओ डी की जो वैल्यू है वो ऋणात्मक आई कि नहीं आई, 31 ऋणात्मक मान आ रहा है। तो ऋणात्मक के लिए आपको पता है कि वास्तविक अवास्तविक होते हैं, मतलब कोई मूल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो द है अपना डी, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आप देखो ये तो तरीका बताया मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा, आप डायरेक्ट ये याद रखें। ठीक है, AC की वैल्यू देख ले और B की वैल्यू देख ले। अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, बड़ी होगी इस वाली से,
तो जो अपना आंसर है वो धनात्मक आएगा, और ये बड़ी हो जाती है तो ऋणात्मक आएगा। तो अपना माइंड से कैलकुलेट करके इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए आपके पास अगला जो क्वेश्चन है वो एक एपी दे रखी है 3, 7 और 11 का 10वां पद। तो देखो जितना भी पद निकालना होता है, जैसे 10वां पद निकालना है तो ए प्लस नोट डी फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ए की वैल्यू 3 है, प्लस 9 7 में आएगा, और डी आपको पता है डी क्या होता है। देखो 3 से 7 पे आए और 7 से 11 पे चले गए, मतलब 4 जुड़ रहा है तो 4 अपना डी हो जाएगा। तो अपना डी की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। 3 प्लस 9 चौका 36, 36 और 3 जोड़ोगे तो 39। तो अपना जो A10 है 10वां पद है वो आ गया है 39। तो 39 जिस ऑप्शन में वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो डायरेक्ट। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कौन सी भुजाएं लंबवत होगी। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। उसके अलावा जो दोनों भुजाएं हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अगर आप इस ट्राइंगल को AC आधार मान के देखोगे तो BC लंब हो जाएगा, और BC आधार मान के देखोगे तो AC है वो लंब हो जाएगा। तो ये दोनों भुजाएं लंब हो सकती है। तो AC और जो BC है वो अपना लंब हो सकती है। AB कभी भी लंब नहीं होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो आप इसे तरीके से लंब का पता लगा सकते हैं। AB के अलावा जो अन्य भुजाएं हैं वो लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं जिनमें से पहला ए है वो 2,4 तथा बी -2,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो आपको मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताया गया था कि दोनों जो अक्ष के जो निर्देशांक है उन दोनों को जोड़ो। तो देखो 2 में -2 को जोड़ोगे तो 0 आएगा, और 0 में 2 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा। तो देखिए इस ऑप्शन में 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें 0 है। तो आप अगली कैलकुलेशन मत करो, डायरेक्ट यही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 में -4 को जोड़ोगे तो भी 0 आएगा, और 0 में 2 का। आपके लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन में 2। ठीक है ना, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है अक्ष निर्देशांक के लिए, और y निर्देशांक के लिए होता है y1 + y2 अपॉन में 2। ठीक है, y1 + y2 अपॉन में 2 ये y निर्देशांक का होता है। तो इन मध्य बिंदु फॉर्मूला से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। याद रखें इस चीज़ को। ये सारे क्वेश्चंस का जो आधार है वो मैंने अपने नोट्स में सबको बहुत ही ईजी तरीके से बताया गया है कि कहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार भी जो अपना हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम हुआ था उसमें भी 90+ नंबर के क्वेश्चन है वो एज इट इज़ अपने नोट्स में से आए हुए थे। तो अगर आप वो नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आपको चैनल के अबाउट में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर आप नोट्स खरीद सकते हो। बहुत ही ईजी नॉर्मल पेमेंट में आप नोट्स ले सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। कोई डाउट रहेगा तो वीडियोज़ के माध्यम से सॉल्यूशन भी बता दिया जाएगा। तो आप ज़रूर नोट्स को एक बार ज़रूर खरीदें और अपनी मैथ्स के लिए तैयारी को बढ़िया मजबूत करें। आगे वाला क्वेश्चन देखो, tan 60 डिग्री का मान। देखो tan के लिए आपको अच्छे से सारणी याद करवाने के लिए मैं बताया था 0 1 0, ये साइन ये कोस और ये tan का होता है 0 डिग्री का। फिर जो आगे की वैल्यू होती है उसमें बताया था 1/√3, फिर ये 1 और फिर ये √3। ठीक है ना, ये वाली तरीके से 0 1 0 अनंत 1 अनंत, ये तो 0 डिग्री की हो गई सब के साइन कोस tan, फिर ये कोट ये सेक और ये कोसेक के लिए 0 डिग्रीज़ की होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो कोस 0 की होती है वो tan 90 की हो जाती है। तो ये tan में सारी सारणी है, ये 0 की है, ये 30 की है, 45 की है, ये 60 की और ये 90 की। 60 की पूछी है तो √3, तो जहाँ √3 दिखे वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए बी वाले ऑप्शन में आपको √3 दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का अवनमन कोण। हमेशा ध्यान रखो, देखो जैसा कि यहाँ पर हमारी कोई ये भूमि है, यहाँ पे कोई सूर्य होगा, फिर ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, अब इस बिल्डिंग की ऐसे कोई छाया बनेगी तो ये छाया होती है, ये वाली है वो क्या है छाया, और ये क्या है ऊंचाई। अब हमें दे रखा है कि ये भी अक्ष और ये भी अक्ष है। तो हमेशा याद रखो कि ये दोनों अगर अक्ष होते हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण है वो हमेशा 45 डिग्री का होता है। ठीक है, 45 डिग्री का होता है। अब देखो सूर्य यहाँ है तो यहाँ से इसकी दृष्टि रेखा ये होगी, और जो कोण बनेगा वो इसके साथ में बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ से छाया के अंतिम बिंदु से बन रहा है तो ये, और टॉप से बनेगा तो ये वाला कोण बनेगा, तो ये वाला कोण बनेगा और ये 45 डिग्री रहेगा। ठीक है,
देखो क्योंकि ये कोण 45 डिग्री है तो ये देखो एकांतर कोण हो गए, यहाँ जेड बन रहा है इसलिए ये 45, तो ये भी 45 होगा, ये 45 है इसलिए ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये 45 क्यों है? क्योंकि इसकी ऊंचाई और इसका जो छाया की लंबाई है वो दोनों समान है। अगर ये दोनों समान, आधार और ऊंचाई समान होते हैं तो हमेशा एंगल 45 डिग्री के बनते हैं और ये 90 डिग्री का हो जाता है। हमेशा याद रखें लंब और आधार बराबर है तो थीटा 45 डिग्री रहेगा। अगला क्वेश्चन, वर्त की सबसे बड़ी जीवा। हमेशा याद रखो कि वर्त, देखो वर्त ये अपना वर्त है, जीवा का मतलब होता है कि इसकी परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु, ठीक है ना, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिला रही है, इन दोनों को मिला रही है, इन दोनों को मिला रही है, तो ये जो रेखा होती है वो जीवा होती है। और इन जीवाओं में सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से गुजरती है। तो ये वाली मान लो केंद्र से गुजर रही है, तो जो केंद्र से गुजर जाती है उस जीवा का नाम व्यास रख दिया जाता है ना। सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगी? व्यास। तो हमें ये याद रखें आप अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो क्षेत्रफल, वर्त का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा कि वर्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, जब तक आपको कुछ ना बोले तब तक 22/7 लेनी है। और आपको त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब 5 का स्क्वायर तो 5 गुणा 5। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 22 गुणा 25/7, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25×2 = 50, तो आंसर की लगेगी 5, 25×2 = 50 और 5 = 55/7। 7 का भाग दोगे तो 55 में 7 7 49, बच गए 6 जीरो और 7 7 49, 7 8 56, 8 बार 56, 4 दशमलव तो 0, 7 5 35, तो लगभग 78.5। और उसके बाद भी देखो अगर कुछ दे रखा है तो आप निकालो, वरना अपने पास आंसर अपना आ चुका है। और स्क्वायर है, ये जो क्षेत्रफल आ रहा है तो हमेशा इकाई स्क्वायर में आएगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यह फॉर्मूला जरूर याद रखें। वर्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूले आप नॉर्मल फॉर्मूले हैं वर्त का, वर्ग का, ठीक है ना। अपनी जो आयतन वाली प्रश्नावली है उसमें आयतन के, पृष्ठीय क्षेत्रफल के, तो उनको जरूर कंठस्थ कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। आपके उस एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर आपको फॉर्मूलों के बेस पर ही आगे की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आप फॉर्मूले ज़रूर याद रखें। फॉर्मूले याद करने की ट्रिक है वो अपने जो नोट्स है उसमें बताई गई है, तो आप ज़रूर अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो नोट्स ज़रूर परचेज करें। उसमें कोई भी दिक्कत रहेगी तो आपको उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले के लिए अपन इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर भी आयतन का फॉर्मूला पूछा गया है। तो बेलन जो होता है उसका आयतन, हमेशा याद रखिए कि क्षेत्रफल में इकाई जो होती है वो स्क्वायर में होती है, तो आपके जो डाटा है उसमें स्क्वायर आएगा। ठीक है, आयतन में इकाई क्यूब होती है, तो यहाँ पर जो आपके डाटा रहेंगे उसमें 3 चीज़ें गुणा होगी। तो देखिए यहाँ पे आप, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद है ना तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिर भी आयतन हुआ है तो 3 बार गुणा होंगी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आर एच गुणा हो रहा है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे 3 चीज़ें हो रही है, यहाँ पे सिर्फ आर और एच, आर की कोई इकाई होगी, एच की कोई इकाई होगी, तो सिर्फ स्क्वायर आएगा, पाई की कोई इकाई नहीं होती है तो ये भी कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे देखो आर 2 बार आ रहा है, एच 1 बार आ रहा है, तो 3 हो रहे हैं, यहाँ पे भी 3 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 साथ में आ रहा है जो कि अपना फॉर्मूले में नहीं होता है। बेलन के आयतन में पाई होता है, सिर्फ 2 पाई नहीं होता है। तो आप फॉर्मूले जरूर याद कर लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप ऑप्शन में थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी कर सकते हैं। ऑप्शंस को कैसे रिमूव करते वो ट्रिक बता दिया, बल्कि फॉर्मूले आप जरूर याद करें। अगला क्वेश्चन है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनका हमें माध्य, कुछ डाटा है उनका मीन हमें फाइंड आउट करना है। तो माध्य फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो देखो आप यहाँ पर जोड़ें, देखो 10 और यहाँ से 10 ले लो तो 20 हो गए, बच गए 2, तो उन 2 में से एक इसको दोगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 30, और फिर जो एक बचा है वो इन दोनों को दे दो, ये 9 और एक और 10 हो जाएंगे। तो 10 20 ये 30 और ये 40, तो आपके पास हो गए 40। और आंकड़े कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग दे दो तो 8 बार जाएगा, 8 5 40। तो ये आपका आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या से इसका माध्य निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी आने की प्रायिकता। देखो रानी आपके जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें लेकर ए इक्का होता है, फिर दुग्गी बोलते हो, फिर तिग्गी, फिर चौगी, फिर पंजी, छठी, सत्ती, अट्ठी, नेला, देला, गुलाम, बेगी और बादशाह। ये पत्ते होते हैं 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और सारे के सारे 4 होते हैं। ये गुलाम, ये बेगम और ये बादशाह, इसी को रानी बोलते हैं। तो ऐसे पत्ते 4 होते हैं। तो बताओ इसके पक्ष में कितने परिणाम हुए? 4। भाई चारों में से कोई भी आ गई तो अपन बोल देंगे रानी आ गई है, क्वीन आ गई है, ठीक है। टोटल पत्ते कितने? 52। तो 4/52 अपनी प्रायिकता हो गई है। अगर 4 का भाग दोगे तो 1/13, 4 का 4 में एक बार और 52 में 13 चौको 52, तो 1/13 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो अपना ऑप्शन नंबर ब या बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी आने की प्रायिकता 1/13 हो जाएगी। ऐसे ही किसी भी पत्ते की निकालने के लिए पूछी जा सके तो आपको अगर ये पत्तों के बारे में नॉलेज है कि कौन कौन से पत्ते होते हैं और हर पत्ता 4 होते हैं, हर पत्तों की संख्या। कलर होते हैं इसमें, जैसे ऐसा कलर आता है वो ईंट का होता है, ठीक है। और फिर एक ऐसा आता है हुक्म का होता है, और एक चिड़ी का होता है, ऐसे कुछ चिड़ी का होता है, और एक लाल पान का होता है, ठीक है ना। तो ये 4 कलर के पत्ते होते हैं। तो जैसे छग्गी है तो एक ईंट की छग्गी होती है, एक हुक्म की छग्गी होती है, एक चिड़ी की छग्गी होती है, एक लाल पान की छग्गी होती है। तो इस तरीके से 4 तो आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए पत्तों के बारे में। तो इस तरीके से अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर रिक्त स्थान वाले बचते हैं, बाकी के क्वेश्चंस बचते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको सॉल्व जरूर कर लेवे, और कोई भी दिक्कत रही हो तो आप कमेंट जरूर करके बता देवे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए अपन इसको यहीं से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, और अपने नोट्स खरीदने के लिए आप व्हाट्सएप पे हमसे ज़रूर जुड़े। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे जो आपको हाफ ईयरली में आप देख लोगे। अभी अब नोट्स आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो हाफ ईयरली में कितने क्वेश्चन वहाँ से आए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई है वहाँ पर एकदम ईजी लैंग्वेज में। और भी कोई डाउट रह जाता तो आपको उन नोट्स को अच्छे से समझा दिया जाएगा, कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। तो आप ज़रूर एक बार परचेज करके देखें, और एनुअल एग्ज़ाम में आपको फिर वहाँ से कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो आप जुड़कर ज़रूर देखें एक बार। बाकी के क्वेश्चंस मैं अगले पार्ट में करवा दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है इसलिए इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। और कोई भी डाउट हो या फिर वीडियो कैसा लगा है आपको, एक बार कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जल्दी ही आपको सेकेंड पार्ट भी इसका मिल जाएगा।